हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, हमारा यूपी लेखपाल ग्रामीण परिवेश आज हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ था और उसके बारे में ग्रामीण समुदाय एवं इसका विकास क्या क्या पढ़ा हुआ था, फिर से उसे जो है पुनः दोहराते हुए इसके आगे के भाग हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो है आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस भाग से आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न आएंगे। ठीक है, कितने प्रश्न आने वाले हैं आपके? 25 प्रश्न, और बाकी जितने 75 प्रश्न जो हैं वो आपके मैथ, हिंदी और जीएस इससे होंगे। तो यहाँ हम ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण समुदाय एवं इसका विकास, यह हमारा टॉपिक है आज का। यह हमारा टॉपिक है, और जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया हुआ था कि भारत एक क्या है? भारत एक क्या है? ग्राम प्रधान देश है। ग्राम प्रधान देश है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत एक क्या है? ग्राम प्रधान देश है। ग्राम मतलब गांव, और प्रधान मतलब क्या होता है? अधिकता। ठीक है, अधिकता मतलब गांवों की संख्या क्या है? भारत के अंदर क्या है? अधिक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ग्राम प्रधान देश कहा जाता है। चलिए, इतना तो आपको मालूम हुआ कि भारत क्या है? ग्राम प्रधान देश है। ठीक है, अब देखिए, भारत में जो है क्या है? 70% क्या है? आबादी। 70% क्या है? आबादी कहाँ से? किस इलाके से? ग्रामीण इलाके से। ठीक है, 70% आबादी जो है क्या निवास करती है? ग्रामीण इलाकों में। अब इतने सारे लोग जब ग्रामीण इलाकों में निवास करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि अगर इतने सारे लोगों का अगर विकास हो गया, 70% लोगों का अगर विकास हो गया, तो समझिए कि पूरे लोगों का क्या हो गया? विकास हो गया। ठीक है, चलिए, अब लगभग जो है 70% क्या? 70%, तो इसमें जो है कितने? 6,40,930 इतने क्या है? गांव हैं। किसके अंदर? भारत के अंदर। ठीक है, जब इतने गांव हैं तो शहर कितने होंगे आपके? शहर होंगे आपके 4,000। ठीक है, शहर कितने होंगे? शहर होंगे आपके शहर हो जाएंगे आपके 4,000। अब ये जो है, ये गणना कहाँ से होती है? ये गणना आपकी कहाँ से होती है? ये गणना होती है आपकी जब प्रत्येक 10 वर्ष के बाद क्या होता है? जनगणना होता है, कैंसस। ठीक है, कैंसस। जनगणना को आप क्या कर सकते हैं? सेंसस। ठीक है, तो जब सेंसस जो है, इसे आप क्या कर सकते हैं? जनगणना कर सकते हैं। ये कितने वर्षों के अंतराल पे होता है? ये आपका कितने वर्षों के अंतराल पे होता है? 10 वर्षों के बाद क्या होता है? होता है। और जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहली जनगणना हमारी कब हुई थी? पहली जनगणना हमारी कब हुई थी? 1872 में। किसके? जब इस समय क्या था? इस समय ब्रिटिश राज्य था, तो इस समय ब्रिटिश वायसराय कौन थे? ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो। ठीक है, और अगर 1872, ठीक है, अगर इसके बाद आपका जो है जनगणना कब हुआ था? 2000। कब हुआ था? 2011 में जनगणना हुआ था। उस समय हमारे यहाँ पूरे भारत की जो है जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। ठीक है, ये आपका क्या था? 121 करोड़। अब देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया आपको कि सेंसस जो है इसका मतलब क्या है? जनगणना। ठीक है, और 10 वर्षों के अंतराल पे, ठीक है, 10 वर्षों के बाद जो है ये गणना की जाती है। तो ब्रिटिश
जिस समय 1872 में क्या था, ब्रिटिश शासन था। उस समय ब्रिटिश वायसराय कौन थे, लॉर्ड मेयो। ठीक है, इनके कार्यकाल में क्या हुआ था, इनके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। ठीक है, और उसके बाद कब हुआ जनगणना, उसके बाद कब हुआ, उसके बाद 2011 में जनगणना हुआ। और 2011 में जनगणना हुआ जब, तो उस समय आबादी कितनी थी, 121 करोड़। ठीक है, 121 करोड़। तो जब इतने, ठीक है, अगर आपसे प्रश्न बनता है कि 1872 से लेकर के 2011 तक अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है, ठीक है, अगर ये प्रश्न आपके सामने बनता है कि 1872 से लेकर के और 2011 तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है, 1872 से कितनी बार, 2011 तक कितनी बार हो चुकी है, 2011 की जनगणना कौथी जनगणना थी, तो आप कह सकते हैं 15वीं जनगणना थी। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि 2011 में जनगणना जब हुई तो कितना हुआ था, 121 करोड़। ठीक है, और ये लगभग क्या है, लगभग हमारे गांव और शहर की संख्या जो है 6,40,930, और ये क्या है 4,000 क्या थे शहर। तो ये संख्या क्या है, ये संख्या आपके क्या है, घट बढ़ भी सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये संख्या आपके घट बढ़ भी सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर कोई गांव है, ठीक है, अगर कोई गांव है, अगर उसके विकास कार्यों पे जो है तेजी से काम चल रहा है, तो वो गांव कहाँ बदल जाएगा, वो गांव बदल जाएगा आपका किसमें, शहर में। ठीक है, कोई बस्ती है, अगर उसका विकास हो रहा है तो वो गांव में बदलेगा। तो ऐसे ही जो है बिल्कुल ध्यान से एक एक टॉपिक को आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब जो है 1872 से लेकर के और 2011 तक कितनी आबादी थी हमारी, 121 करोड़। ठीक है, 121 करोड़। अब देखिए, हाँ 121 करोड़। अब 121 करोड़ का कितना, 121 करोड़ का, अब अगर आपसे अब प्रश्न करता है कि जैसे कि यहाँ पे आपने प्रश्न यहाँ पे किया कि 1872 से लेकर के 2011 तक कितनी बार जनगणना हुआ है, तो कितनी बार हुआ है, 2011 तक कितनी बार हुआ है, 15 बार। ठीक है, या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि 2011 की जो जनगणना थी वो कौन सी जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी। इसके बाद जनगणना कब होनी थी, 2021 में, मगर किस वजह से, कोविड की वजह से ये जनगणना नहीं हो पाई। ठीक है, नहीं हो पाई तो उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग जो है 2011 के ही आंकड़ों को लेकर के चलेंगे। और शायद ये भी सुनने में आ रहा है कि 2021 में जो जनगणना होनी थी वो अब कैसे होगी, वो डिजिटल प्रणाली पे, ठीक है, डिजिटल प्रक्रिया से जो है क्या होगी, जनगणना होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यही 2011 की ही जनगणना के साथ साथ चलना है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था कि भारत का एक ग्राम प्रधान देश है, मतलब गाँव की संख्या क्या है यहाँ पे अधिक है, लगभग क्या है 70% क्या है, गांव में लोग निवास करते हैं। ठीक है, अब देखिए जनगणना क्या है, 10 वर्षों के बाद कौन कराता है, भारत सरकार कराती है। कौन कराता है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, ऑफिस ऑफ, कौन कराता है, भारत सरकार। जनगणना कौन कराता है, भारत सरकार के द्वारा, किसके तहत होता है, तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सेंसस कमिश्नर। इसके तहत क्या है, इसके तहत ये आपकी जनगणना की जाती है। अब देखिए, जब क्या है ये जनगणना की जाती है तो ये किसके अधीन कार्य करता है, ये किसके अधीन कार्य करता है,
ये आपका काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, मतलब गृह मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पे क्या होता है, यह कार्य किया जाता है, किसका, जनगणना का कार्य, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सेंसस कमिश्नर। अब जैसे कि भारत की लगभग 70% आबादी क्या है, ग्रामीण है। तो यहाँ पे एक चिट एकदम डाटा जो है आप लोगों के सामने, वो डाटा क्या है, वो लगभग क्या है, डाटा है, क्या है, 70% क्या है, डाटा है। अब भारत देखिए, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है कि अब जो है लगभग क्या है, वहाँ तो 70% ग्रामीण जो है, ग्रामीण है, लगभग में दिया हुआ था। एग्जैक्ट एकदम डाटा आपका कितना है, 68.89%, ठीक है, 68.89%, लगभग इतने, ठीक है, इतने लोग क्या है, ये आंकड़ा क्या है, ये आंकड़ा जो है 2011 की जनगणना के माध्यम से क्या हुआ था, ये निकल करके आया हुआ था, ठीक है। ये जनगणना 68.89% ये क्या है, ये आपका जो है सही आंकड़ा निकल करके आया था, किसका, गांव और शहर का। अब 2011 के बाद बहुत सारे ऐसे गांव होंगे जिनका विकास हुआ होगा और वो क्या हो गए होंगे, शहर में तब्दील हो गए होंगे, शहर में बदल गए होंगे। तो उसको आप लोगों को जो है फिर 2021 में जब डिजिटल प्रक्रिया से जनगणना होगी तो वहाँ मालूम चलेगा कि लगभग कितने अब जो है गांव कितने जो है शहर में, और शहर कितने जो है तब्दील हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 68.89%, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 68.89%, यानी कि कितने करोड़ लोग। तो जब यहाँ पे 121 करोड़ था तो यहाँ पे 68.89, तो इसका कितना है, 83 दशमलव, ठीक है, 83 दशमलव कितना, 83.3 करोड़ लोग, 83.3 करोड़ क्या है, लोग क्या थे, इतने लोग क्या थे, इतने लोग क्या थे, इतने लोग थे ग्रामीण इलाकों से, इतने लोग जो थे क्या थे, ग्रामीण इलाकों से, ठीक है, इतने लोग ग्रामीण इलाकों से थे। और देखिए 83.3 करोड़ लोग, जब 21 करोड़ लोग में 83.3 करोड़ लोग क्या थे, ग्रामीण इलाकों से थे। अब यहाँ पे ग्रामीण का विकास, ठीक है, ग्रामीण विकास किस किस कार्यों पे, जैसे आपके सामने जो है कृषि है, पशुपालन है, ये सब कार्य जो है क्या किए जाते थे। ग्रामीण लोग अपनी जीविका चलाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, ज़्यादातर जो है गांव में खेती बाड़ी की जाती है, और फिर से जो है छोटे छोटे कुटीर उद्योग किए जाते हैं, जैसे कि गाय पालन, बकरी पालन, भैंस पालन, ये सब जो है छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं, वो किए जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण 2011 की जनगणना में जब 121 करोड़ लोग जो है थे, तो वहाँ पे एग्जैक्ट डाटा क्या था आपका, 68.89%। तो ये इसमें से इतने लोग, कितने लोग, 83.3 करोड़ लोग, इतने लोग क्या थे, ये ग्रामीण इलाकों से होते हैं। और इतने लोगों में, ठीक है, इतने लोगों में अगर रोक दीजिए ना, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि ग्रामीण इलाकों से कितने प्रतिशत लोग जो है निवास करते थे, तो 68.89%। तो इसमें से 83.3 करोड़ लोग क्या होते थे, ग्रामीण इलाकों से होते थे। और ये अपनी जीविका को चलाने के लिए क्या करते हैं, गांव के लोग क्या करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं, ठीक है, खेती और छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, जिसमें भैंस पालन, बकरी पालन, पशुपालन, जितने भी कार्य आते हैं छोटे छोटे कुटीर उद्योग में, तो ये इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं।
ठीक है। अब देखिए जैसा कि जो है ग्राम को एक सामाजिक इकाई भी माना जाता है। ग्राम को क्या माना जाता है? ग्राम को अब आपके प्रश्न जो है बनते हैं कि ये इतने जो है हमने यहाँ पे भाग देखे, अगर जो है आपके सामने अगर इससे अगर प्रश्न बनते हैं तो हमें नहीं उम्मीद, हमें नहीं आशा है कि आप लोग इस यहाँ से बनने वाले प्रश्न को नहीं कर पाए। देखिए ग्राम को एक जो है, ग्राम को समाज का क्या होता है? छोटा इकाई, ठीक है, छोटा इकाई भी कहा जाता है। छोटा इकाई भी क्या कहा जाता है? कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ग्राम को समाज का क्या होता है? छोटा इकाई भी कहा जाता है। अब समाज का क्या होता है? छोटा हिस्सा होता है, ठीक है। समाज का क्या होता है? समाज का ये छोटा हिस्सा होता है, तो इसीलिए साथ ये क्या होता है? गांव, ठीक है। गांव ये क्या होता है? छोटा हिस्सा होता है। यहाँ से जो है लोग यहाँ पे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए क्या करते हैं? कृषि और जो है छोटे छोटे उद्योग करते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि ग्राम को क्या कहते हैं? सामाजिक इकाई जो है छोटी इकाई माना जाता है। अब देखिए जैसा कि हमने देखा हुआ था पिछली क्लास में कि ग्राम, ठीक है, ये किस अधिनियम के तहत जो है ग्राम बनाया गया? तो ये आपका बनाया गया था किसके अधिनियम? पेशा अधिनियम के तहत, ठीक है। पेशा अधिनियम के तहत क्या हुआ था? गांव का निर्माण किया गया था। अच्छा, अगर आपके सामने अगर जो है एक प्रश्न आ जाए कि गांव का गठन करने के लिए किसको अधिकार दिया गया है, ठीक है, तो गांव का गठन करने के लिए किसको अधिकार दिया जाता है? राज्यपाल, ठीक है। गांव का गठन करने का अधिकार किसे दिया जाता है? राज्यपाल को दिया जाता है, राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार। और देखिए यहाँ पे जैसा कि जो है पेशा अधिनियम, तो पेशा अधिनियम का क्या है कि पेशा अधिनियम संविधान के 9वें भाग में, ठीक है, 9वें भाग में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के 9वें भाग में क्या हुआ है? पेशा अधिनियम के बारे में जो है वर्णन किया गया है। इसमें जो है एक बस्ती या बस्तियों के एक समूह से जब गांव का गठन किया जाता है, एक बस्ती या एक से अधिक बस्तियों का, ठीक है, एक बस्ती या एक से अधिक बस्तियों का क्या होता है? गठन किया जाता है, गठन किया जाता है। तो वो क्या हो जाता है? वहाँ पे गांव का निर्माण होता है। क्या होता है वहाँ पे? वहाँ पे गांव का निर्माण होता है। पेशा अधिनियम जैसे कि आपको ये एक क्या है? ये एक केंद्रीय कानून है, ठीक है। इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप एक कह सकते हैं कि ये एक क्या है? ये एक केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय क्या है? कानून है। केंद्रीय क्या है? कानून है। इसको आप कह सकते हैं कि पेशा अधिनियम, इसके तहत जो है क्या होता है? इसके तहत ग्रामीण गांव का क्या होता है? गठन किया जाता है। और गांव का गठन करने का अधिकार किसको दिया जाता है? राज्यपाल को दिया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसके अंतर्गत क्या होता है? राज्य सरकार द्वारा, इसके अंतर्गत जो है राज्य सरकार जो है क्या करता है? गठन करने के लिए गठन जो है किया जाता है। और किसके अंतर्गत किया जाता है? इसके राज्यपाल के अंतर्गत किया जाता है। तो इतने सारे भाग जो है हमने देखे हुए थे। अब इसके आगे, ठीक है, अब इसके आगे जो है आगे का भाग जो है हम देखते हैं, तो उसको जो है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब अगर आपके सामने प्रश्न बनता है कि पेशा अधिनियम, ठीक है, पेशा अधिनियम क्या है, तो वो आप कह सकते हैं ये क्या है? यह एक केंद्रीय कानून है, ठीक है। और इसका वर्णन किस में किया गया है? तो इसका वर्णन संविधान के किस में किया गया है? 9वें भाग में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब आपके सामने आता है दूसरा हमारा टॉपिक के, दूसरा हमारा क्या है? ग्राम सभा। अब आप पूछेंगे कि ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा ये क्या है? और देखिए ग्राम सभा ये क्या है? अगर आप जो है मतदाता है या मतदाता है, ठीक है,
मतदाता या ग्रामवासियों को ही क्या कहा जाता है? पहले तो इसके बारे में हम लिखते हैं कि मतदाता या ग्रामवासियों को, ठीक है, ग्रामवासियों को क्या कह सकते हैं? ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा कहते हैं। अब देखिए, मतदाता या ग्रामवासियों को क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। मतदाता कौन होता है? ठीक है, पहले तो आप यहाँ से ये इसको समझिए कि मतदाता कौन होता है। जब कोई 18 वर्ष की उम्र पूरी करता है, ठीक है, कोई भी, हम आप या कोई भी लोग जो है जब 18 वर्ष की उम्र पूरी करते हैं तो इन्हें क्या होता है? एक अधिकार प्राप्त होता है। क्या अधिकार प्राप्त होता है? इनको जो है, इनका नाम जो है वोटर लिस्ट में क्या होता है? डाला जाता है, ताकि ये अपने मत का क्या करें? दान कर सकें, ठीक है, मत का दान कर सके, ठीक है, चुनाव। अब देखिए, जब यहाँ पे मतदाता जो है 18 वर्ष की पूरी उम्र जो है पूरी करता है और उसका जो है केस में होता है मतदाता सूची, ठीक है, इनका क्या होता है? एक वोटर आईडी कार्ड बनता है, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड बनता है। अब ये किस में शामिल हो जाते हैं? ये मतदाता सूची में, मतदाता, ठीक है, सूची में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। चुनाव जब होता है तो ये क्या कर सकते हैं कि ये अपने मतों का क्या करते हैं? दान करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ग्राम सभा का मतलब होता है कि जब आप 18 वर्ष के बाद जो है, 18 वर्ष के बाद जब आपका क्या होता है? वोटर आईडी कार्ड जब बनता है तो आप क्या हो जाते हैं? आप उन ग्रामवासियों के अंदर जो है क्या होते हैं? शामिल हो जाते हैं, ठीक है। जब आप जो है वोटर आईडी जब आपका बनता है, वोटर पहचान पत्र जब बन जाता है तो आप क्या होता है? आप जो है मतदाता सूची में क्या आता है? शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ कहने का यही तात्पर्य है कि जब आपका जो है पहचान पत्र बन जाता है, ठीक है, तो आप क्या हो जाते हैं? आप ग्रामवासियों के, आप ग्राम सभा के अस्थाई वो हो जाते हैं। अब चलिए दूसरा हम देखते हैं ग्राम पंचायत समिति, ठीक है। ये हमने क्या देखा? ग्राम सभा देखा। अब हम देखेंगे ग्राम पंचायत समिति, ठीक है, ग्राम पंचायत समिति। अब ये क्या होता है? ग्राम पंचायत समिति, ग्राम पंचायत समिति होता है ग्राम सभा द्वारा चुने गए पदाधिकारियों को, ठीक है, ग्राम सभा द्वारा चुने गए, ठीक है, चुने गए पदाधिकारियों को, ठीक है, ग्राम सभा के द्वारा चुने गए पदाधिकारियों को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत कहते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्राम सभा द्वारा चुने गए पदाधिकारियों को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत कहते हैं। अब यहाँ पे ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं आपके, जैसे कि गांव में क्या होता है? गांव में होते हैं प्रधान, ठीक है, गांव में क्या होते हैं? गांव में होते हैं प्रधान, ठीक है। तो ये इनके द्वारा क्या होते हैं? ये इनके द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। प्रधान के बाद क्या होते हैं? वार्ड मेंबर होते हैं। क्या होते हैं? वार्ड मेंबर होते हैं। तो गांव के प्रधान या और वार्ड मेंबर के द्वारा जो है ये क्या होता है? ये चुने जाते हैं। और इनमें जो है वार्ड मेंबरों की संख्या क्या होती है? वार्ड मेंबर, अगर आपके सामने प्रश्न बनता है कि इसमें इनकी संख्या क्या होती है, तो इसमें इनकी संख्या क्या होती है? न्यूनतम जो है, न्यूनतम क्या होती है? न्यूनतम 9 और अधिकतम, ठीक है, न्यूनतम 9 और अधिकतम क्या होती है? न्यूनतम तो 9 होती है वार्ड मेंबरों की संख्या, और अधिकतम क्या होती है? अधिकतम आपकी होती है 15, ठीक है। अधिकतम आपकी क्या होगी? अधिकतम आपकी 15 होगी और न्यूनतम क्या होगी? 9 होगी। ये इनके द्वारा ग्राम पंचायत जो है पदाधिकारियों को, ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं गाँव के प्रधान और वार्ड मेंबरों के द्वारा ये चुन करके
पंचायत समिति बनती है, ग्राम पंचायत समिति। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा सा आपका आपके सामने आता है कि ये तो रहा आपका क्या, ये रहा आपका ग्राम पंचायत समिति। ठीक है, वार्ड मेंबरों में न्यूनतम संख्या कितनी होती है, और न्यूनतम संख्या होती है 9, और अधिकतम संख्या कितनी होती है, अधिकतम होती है 15। ठीक है, अब आता है आपके सामने परगना। ठीक है, परगना। अब देखिए, हालांकि आप लोगों को पता है कि जब आप लोगों ने जो है लेखपाल का फॉर्म जब आप लोग भरेंगे तो आप लोगों के सामने ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। तो ये परगना क्या है, परगना ये आप लोग कह सकते हैं, ये परगना क्या है। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि परगना क्या है। परगना यह एक क्या है, यह फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, परगना क्या है, यह एक क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का क्या है, शब्द है। परगना क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। बिल्कुल इतना क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि परगना क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, अब सल्तनत काल, मुगल काल, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि सल्तनत, ठीक है, सल्तनत काल, मुगल काल और ब्रिटिश, क्या होता है, ब्रिटिश। ठीक है, सल्तनत काल, मुगल काल और ब्रिटिश राज के दौरान प्रशासनिक और राजस्व, ठीक है, ब्रिटिश शासन के, ठीक है, सल्तनत काल, मुगल काल और ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासनिक के दौरान प्रशासनिक और पहला तो जब हमने यहाँ पे देखा कि परगना क्या है, परगना फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, राजस्व इकाई थी, राजस्व इकाई, राजस्व इकाई क्या थी। अब देखिए, यहाँ केवल आप लोगों को इन दोनों के बारे में देखना है कि प्रशासनिक और राजस्व इकाई क्या है। ठीक है, परगना में जो है क्या है, परगना में राजस्व इकाई और प्रशासनिक। ठीक है, तो प्रशासनिक का मतलब क्या होता है, प्रशासनिक का मतलब होता है शासन करने का। ठीक है, शासन करने का, ठीक है, शासन करने का अधिकार क्या है, इसको दिया जाता है। शासन करने की इकाई होती है ये, शासन करने की क्या होती है, इकाई होती है, छोटी इकाई होती है शासन करने का। तो ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं प्रशासनिक इकाई। अब राजस्व इकाई क्या होता है, राजस्व इकाई जो है होता है कि परगना के तहत, ठीक है, राजस्व इकाई क्या होता है, यहाँ पे सरकार को कैसे आमदनी कराई जाए। ठीक है, सरकार को कैसे जो है आमदनी कराई जाए, आमदनी कराई जाए। ठीक है, सरकार को कैसे जो है फायदा पहुंचाया जाए, उसके बारे में क्या होता है, यहाँ पे राजस्व इकाई के तहत काम किया जाता है। और परगना का ही छोटा हिस्सा क्या होता है, परगना का ही छोटा हिस्सा क्या होता है, मौजा। ठीक है, मौजा, परगना का ही छोटा हिस्सा क्या होता है, मौजा। ये छोटा इसका क्या होता है, हिस्सा होता है। इसे आप क्या बोल सकते हैं, इसे आप बोल सकते हैं उपखंड बोल सकते हैं। ठीक है, या उपखंड नहीं तो फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं, हिस्सा बोल सकते हैं। ये छोटा भाग होता है किसका, परगना का ये छोटा भाग होता है मौजा। ठीक है, परगना का प्रयोग कहाँ कब होता था, परगना का प्रयोग जो है किस में होता था, भूतकाल में होता था। ठीक है, इतना आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि परगना का प्रयोग कहाँ होता था, भूतकाल में, भूतकाल में यानी कि किसमें, पास्ट में। ठीक है, तो सल्तनत काल, मुगल काल और ब्रिटिश शासन के दौरान क्या है, प्रशासनिक और राजस्व इकाई थी किसकी, शासन करने की। ठीक है, शासन करने की इकाई क्या होती है, प्रशासनिक होती है। और राजस्व इकाई क्या थी, इसमें जो है सरकार को क्या होता है, आमदनी कराई जाती है। ठीक है, और परगना क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। परगना का छोटा उपखंड क्या है, मौजा। ठीक है, ये सारे आपके शब्द जो है
कि ये सारे जो है आपके यहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो आप लोग इसे जो है अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो जो है फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमने देखा कि परगना सल्तनत काल, मुगल काल और ब्रिटिश शासन के दौरान जो है राजस्व इकाई और आमदनी, सरकार को आमदनी कराई जाती है, और इसका प्रयोग कहाँ होता था, इसका प्रयोग जो है वो भूतकाल में होता था। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, तहसील। ठीक है, तहसील, पहला तहसील और दूसरा क्या है, ब्लॉक। ठीक है, पहला आपका तहसील और दूसरा ब्लॉक। अब देखिए, जैसा कि तहसील, अब इसका क्या है, राजस्व संग्रह की, ठीक है, राजस्व संग्रह की भौगोलिक इकाई, राजस्व संग्रह की क्या है, भौगोलिक इकाई। और ब्लॉक क्या है, ब्लॉक क्या है भाई, तो ये ब्लॉक क्या है, ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई। ठीक है, ग्रामीण विकास की भौगोलिक, ठीक है, ग्रामीण विकास की क्या है, भौगोलिक इकाई। अब देखिए यहाँ पे, जैसा कि हमने यहाँ पे तहसील के बारे में दिया कि यह क्या है, राजस्व संग्रह की भौगोलिक इकाई है, और ग्रामीण, ब्लॉक क्या है, ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई है। अब देखने कहने का हमारा मतलब यही है, तात्पर्य यहाँ पे ये निकलता है कि अब राजस्व संग्रह का मतलब क्या होता है कि राजस्व इकट्ठा करना। ठीक है, इकट्ठा करना, राजस्व संग्रह का मतलब क्या होता है कि इकट्ठा करना। और ग्रामीण विकास भौगोलिक इकाई का मतलब क्या होता है कि सरकार की जो योजनाएं, सरकार जो है योजनाएं जो लेकर के आती है, ठीक है, मान लीजिए सरकार जो योजनाएं लेकर के आती है, सरकार जो नई नई योजनाएं लेकर के आती है, नए नए योजनाएं, ठीक है, अब नए नए योजनाओं में आप कहेंगे कि कैसे कैसे योजना, ठीक है, तो जैसे प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री क्या है, सड़क योजना, सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, आवास योजना। तो ये प्रधानमंत्री, ठीक है, जब जो है ग्रामीण विकास भौगोलिक इकाई में सरकार के द्वारा जो नए नए योजनाएं आती हैं वो, ठीक है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, आवास योजना, स्वास्थ्य योजना, ठीक है, स्वास्थ्य योजना। अब ये सारे योजनाएं जो है किसके तहत जो है कार्य करती हैं, ये जैसे यहाँ पे ब्लॉक में क्या होते हैं, ब्लॉक में होते हैं आपके, ब्लॉक का अगर आपके सामने जो है प्रश्न बनता है कि ब्लॉक का उच्च अधिकारी कौन होता है, तो ब्लॉक का उच्च अधिकारी कौन होता है, BDO। ठीक है, ब्लॉक का उच्च अधिकारी कौन होता है, BDO। और यहाँ पे कहने का हमारा उद्देश्य ये क्या है, ग्रामीण विकास भौगोलिक इकाई क्या है, सरकार जो लेकर के नए नए योजनाएं आती है, तो वो प्रधानमंत्री सड़क योजना, आवास योजना, स्वास्थ्य योजना, अच्छे छोटे स्तर पर जो योजनाएं आती हैं उनका सही से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपके ब्लॉक के अंतर्गत। ठीक है, तो ब्लॉक का उच्च अधिकारी को क्या होता है, ब्लॉक का उच्च अधिकारी क्या होता है आपका, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, ब्लॉक ऑफिसर, ठीक है, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि सड़क योजना, आवास योजना, स्वास्थ्य योजना, जो छोटे छोटे योजना जो है सरकार के द्वारा लेकर के आई जाती है, ठीक है, और वो सही तरीके से कार्य उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो किसके तहत जाता है, तो वो आपका जाता है किसके तहत, ब्लॉक के तहत। और ब्लॉक का उच्च अधिकारी कौन होता है, ब्लॉक का उच्च अधिकारी कौन होता है, BDO। ठीक है, और तहसील का कौन होता है, तहसील का होता है तहसीलदार। ठीक है, तहसीलदार। तो यहाँ पे ब्लॉक
अब आप कहेंगे कि तहसीलदार के यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ब्लॉक के अंदर तहसील होता है या तहसील के अंदर क्या होता है, ब्लॉक होता है। इसमें जो है आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तहसील क्या है, तहसील अलग है और ये ब्लॉक अलग है। ये अगर एक जिला है तो एक जिले के अंदर कितने तहसील हो सकते हैं, 5 से 6 तहसील हो सकते हैं, ब्लॉक भी अलग हो सकते हैं। तो तहसीलदार, तहसील का उच्च अधिकारी कौन होता है, तहसीलदार होता है, ठीक है। और यहाँ ये क्या आता है, ब्लॉक का उच्च अधिकारी कौन होता है, ब्लॉक का उच्च अधिकारी जो है कौन होता है, उच्च अधिकारी ब्लॉक का बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और ये क्या है, ये देख रेख करते हैं कि भारत सरकार द्वारा जितनी भी छोटी छोटी योजनाएं आई हैं, ठीक है, जितनी भी योजनाएं आई हैं वो सही से क्या होती है कि वो सही से कार्य उनका हो रहा है अथवा नहीं, ठीक है। तो यहाँ अब देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे दोनों का काम क्या होता है, जिले के अंदर तहसील और एक जिले के अंदर क्या होता है, ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि ब्लॉक के अंदर क्या है कि ब्लॉक का उच्च अधिकारी कौन होता है, ब्लॉक का उच्च अधिकारी होता है आपका बीडीओ, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब देखिए यहाँ पे पहले तो आप लोगों को इतना समझना चाहिए कि जो है तहसीलदार के बाद कौन आता है, तहसीलदार के बाद आता है आपका कानूनगो, ठीक है। तहसीलदार के बाद कौन आता है, अधिकारी, कानूनगो, ठीक है। अब कानूनगो के बाद आता है आपका कौन, लेखपाल। जैसा कि आप लोग यूपी लेखपाल बनने वाले हैं, तो कानूनगो के बाद कौन आता है, लेखपाल, ठीक है। और लेखपाल, और इसे ही आप कह सकते हैं दूसरे दूसरे राज्यों में क्या कहा जाता है, पटवारी, ठीक है, पटवारी। अब इसके बाद कौन आते हैं, ठीक है, तहसीलदार के बाद कानूनगो, लेखपाल और पटवारी। लेखपाल और पटवारी क्या है, एक ही है, ठीक है। सरकार ने जब सोचा कि जो है दोनों का काम जो है एक ही है, लेखपाल का भी और पटवारी का भी, दोनों का काम का है, सेम सेम है, ठीक है, मिलता जुलता इनका कार्य है। तो यहाँ जो है हमारे राज्य में यहाँ पे जो है पटवारी को धीरे धीरे क्या है, पटवारी का पद जो है धीरे धीरे समाप्त करके, और किसे लाया गया, पटवारी को धीरे धीरे समाप्त करके, ठीक है, पटवारी के पद को धीरे धीरे समाप्त करके किसे लाया गया, लेखपाल को लाया गया, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है अमीन, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को तहसीलदार क्या है, ये राजस्व इकाई है, यहाँ पे इकट्ठा करना, ठीक है। अब यहाँ पे कानूनगो, ठीक है। अब देखिए लेखपाल तहसीलदार को क्या करेगा, लेखपाल अगर कोई भी कार्य होता है तो वो किसको रिपोर्ट करेगा, अगर छोटे छोटे कोई भी कार्य होते हैं, ठीक है, अगर गांव में या फिर कहीं भी जो है कुछ भी आपदा होती है या फिर जो है कुछ भी लड़ाई झगड़े या फिर कुछ भी होते हैं, तो वो किसको रिपोर्ट करेगा, वो जो है कुछ भी अगर कमी बेसी जो है कुछ भी रहता है तो वो किसको रिपोर्ट करता है, वो करता है आपके किसको, तहसीलदार को, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि पटवारी जो है इसके और लेखपाल के कार्य जो है क्या है, मिलते जुलते थे, तो इसीलिए बहुत सारे राज्यों में जो है अभी भी पटवारी हैं, और कई कई राज्यों में जो है पटवारी पद जो है समाप्त कर दिया गया है, इसे जो है हटा दिया गया। और अमीन क्या होते हैं, ठीक है, अमीन क्या होते हैं, अमीन होते हैं जैसे जो है लोग क्या होते हैं, कृषि कर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो है जो खेती बाड़ी कर जो है जुड़े रहते हैं, बहुत सारे अधिक कर जो है उन लोगों की आप इसे क्या कर सकते हैं, इसे आप अमीन को क्या कह सकते हैं, इसे आप अमीन को कह सकते हैं MBBS, ठीक है, ठीक है। ये एक तरह से क्या होते हैं, ये एक तरह से होते हैं आपके वसूली भाई, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, वसूली भाई होते हैं। ये जो है इकट्ठा करते हैं किसानों से जो है कर जो है ये क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर जो है कुछ भी हो जाता है, तो ये क्या करेगा, ये लेखपाल जो है किसको रिपोर्ट करेगा, ये रिपोर्ट करेगा लेखपाल किसको, तहसीलदार को, ठीक है, तहसील में रिपोर्ट करेगा। और यहाँ पे अमीन क्या होता है, अमीन जो है एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, वसूली, ये जो भी राजस्व जो है, जो भी पैसा जो है कर बकाया रहता है किसानों से संबंधित, तो वो क्या करता है, उसकी वसूली कौन करता है, उसकी वसूली जो है अमीन के द्वारा की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज जो है हमने इतने सारे भाग देखे, आपके प्रश्न जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है
आपके प्रश्न जो है ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से बनेंगे? प्रश्न जो है अगर आपसे यहाँ से अगर पूछता है तो तहसीलदार क्या है, अमीन का काम क्या है, क्या है, लेखपाल का काम क्या है, ठीक है। और ब्लॉक में जो है वीडियो का कार्य क्या है, ठीक है। तो वीडियो का कार्य क्या होता है? वीडियो का कार्य क्या होता है? वो जो है जो देखता है कि अच्छे जो भी सरकार के तहत योजनाएं लाई गई हैं और वो उसका कार्य जो है सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इतने सारे भाग हम लोगों ने देखा और हमें जो है आप लोगों से बस यही कहना है कि आप लोग जो है अच्छे से, आज हमारा ये ग्रामीण परिवेश जो है दूसरा भाग था, तो आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से जो है इसको देखें, अच्छे से वॉच करें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के साथ जो है हमारे दूसरे दोस्तों को भी इसका लाभ प्राप्त हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।